नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता है टीवी न्यूज चैनल। और इस वक्त आप हमारी खास प्रोग्राम आप हमारा देख रहे हैं लाइव डिबेट। और लाइव डिबेट में आज का विषय है चीन पर आखिर आंखें कब लाल होंगी। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब विपक्ष में थे तब वे कहते थे कि चीन पर आंखें लाल करनी चाहिए। और हमारे साथ आज चर्चा में मौजूद हैं राजेश द्विवेदी जी, जो प्रतिनिधि हैं, सांसद प्रतिनिधि हैं और भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत है राजेश द्विवेदी साहब आपका। धन्यवाद सर। सादर प्रणाम। जी बिल्कुल, जय हिंद। आ रही है। जय हिंद। जय हिंद। और हमारे साथ में रामानुज सिंह जी हैं, जो अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय सुरक्षा पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत है आपका रामानुज साहब। नमस्कार सर। सभी दर्शकों को भी, पैनल में बैठे हुए सभी जिम्मेदार व्यक्तियों को भी नमस्कार करता हूँ। जी राजेश साहब, आपसे ही शुरू करते हैं। क्या वक्त नहीं आ गया है कि अब हमें चीन को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए, वो भी हमें जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी? क्या हमें बायकॉट नहीं करना चाहिए मेड इन चाइना? इस पर स्टैंड नहीं लेना चाहिए गवर्नमेंट ने? हम रिश्ते बढ़ाते जा रहे हैं चाइना के साथ में, क्या मजबूरी है ऐसी? हम तोड़ भी तो सकते हैं, हम उनके सामान का बायकॉट ही कर सकते हैं, लेकिन सरकार तो बहुत कुछ कर सकती है। पूर्ण प्रतिबंध क्यों नहीं हम लगा सकते? जबकि हमारे बिना तो किसी की दाल रोटी चलेगी भी नहीं। अगर हम अपना मार्केट बंद कर देंगे तो उनकी स्थिति और उनके हालत क्या होंगे? जी सर्वप्रथम हम आज आपके चैनल के माध्यम से हम अपने राष्ट्र और देश की सुरक्षा व्यवस्था, तो पूरे देश की सुरक्षा व्यवस्था देख रहे पूरे सैनिक परिवार को सादर प्रणाम करते हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि आज हमारे बहादुर सिपाही सैनिक जिस प्रकार से चीन के सैनिकों को जो है घुसपैठियों के मंसूबे को नाकाम किया है, ऐसे बहादुर सेना के मनों को बढ़ाना चाहिए। मैं राहुल गांधी के उस बयान को के बारे में कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी ने जो बयान दिया है वह बयान अत्यंत अमर्यादित और राष्ट्र विरोधी तत्वों से भरा हुआ बयान है। इस बयान की जितनी भी निंदा की जाए हम अपने दर्शकों को बातें हैं और तवांग के जो लोगों का कहना है वो भी हम सबसे पहले दिखा देते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। इसको भी हम सुनवाते हैं अपने दर्शकों को। जी वीडियो देखें आप। इंडियन आर्मी चाइनीज को पीट रहा था, लेकिन मुझे ये लगता है कि इंडियन आर्मी को कोई पीट नहीं सकता है। हम लोग को इंडियन आर्मी ने उनको भगा दिया है, मतलब साफ साफ देख सकते हैं। सो मतलब बिना देख के एकदम ब्लाइंडली कुछ नहीं बोलना चाहिए ना, पहले देख के मतलब अपना इंडियन आर्मी ने ही भगाया था। राहुल गांधी ने बयान दिया है वो गलत दिया है, तो हम लोग तावांग वासी इंडियन आर्मी को बहुत प्राउड फील कर रहा है। चाइना के बारे में एक सवाल नहीं पूछा जाएगा। जिन्होंने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा लिया, जिन्होंने हिंदुस्तान के 20 जवानों को शहीद किया, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं। जो राहुल गांधी ने जो कहा था कि चाइनीज आर्मी ने इंडियन आर्मी को पीटा है, एक्चुअली वीडियो में तो मैंने देखा कि इंडियन आर्मी चाइनीज को पीट रहा था, लेकिन मुझे ये लगता है कि इंडियन आर्मी को कोई पीट नहीं सकता है, क्योंकि हम प्राउड फील करते हैं अपना इंडियन आर्मी को। चाइनीज से ज़्यादा इंडियन आर्मी प्राउड है, मतलब ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए ये प्राउड फील करते हैं हम अपना इंडियन आर्मी से। वही राहुल गांधी ने जो भी बोला गलत बात बोला है, इसका सही नहीं है, इलीगल है जो बोला। मुझे सही नहीं लगा अपना इंडियन आर्मी को लेकर। राहुल गांधी ने जैसे कि आज वो बयान दिया है, तो मेरा ख्याल से वो तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम लोग सब मतलब जानते हैं कि अपना इंडियन आर्मी को लेकर हम लोग बहुत प्राउड है ना। तो कहाँ वो लोग नहीं पिटा है, वो वीडियो में हम लोग देख सकते हैं ना। उल्टा मतलब हम लोग को इंडियन आर्मी ने उनको भगा दिया है, मतलब साफ साफ देख सकते हैं। सो मतलब बिना देख के एकदम ब्लाइंडली कुछ नहीं बोलना चाहिए ना, पहले देख के मतलब अपना इंडियन आर्मी ने ही भगाया था, तो हम सब प्राउड फील करते हैं। ऐसे गलत बात नहीं बोलना चाहिए आर्मी के खिलाफ ना, इंडियन आर्मी के खिलाफ। मेरा तो बस यही कहना है।
वो लोग बॉर्डर इतना ठंड में अपना इससे बॉर्डर को संभाल रहे, तो इससे गलत नहीं कहना चाहिए। वो जो राहुल गांधी ने बयान दिया है वो गलत दिया है। तो हम लोग तावांग वासी इंडियन आर्मी को बहुत प्राउड फील कर रहा है। और इंडियन आर्मी की वजह से आप लोग यहाँ पर, हाँ, इंडियन आर्मी का वजह से हम लोग यहाँ तावांग का वासी पूरा सेफ्टी है, इसलिए हम लोग इंडियन आर्मी को बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील कर रहे हैं कि यहाँ बॉर्डर्स इतना सामने है, तावांग से इतना ज़्यादा दूर है नहीं, फिर भी उसका वजह से हम लोग का तावांग का आदमी लोग सब सेफ्टी है। जी, बयान भी आपको सुनवाया। वो पूछ रहे हैं कि आप आंखें कब लाल करेंगे। हालांकि उनके बयान से सहमति तवांग के स्थानीय नागरिकों ने नहीं दी। जो हिंदुस्तान के लोग हैं उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने झूठ बोला है और ऐसा उनको झूठ जो है नहीं चलाया जाना चाहिए। अगर कोई शहीद हुआ है और पिटे हैं, जैसे बयान अगर ये देंगे तो वहां उनको जाना भी चाहिए था। लेकिन साथ ही वो सवाल कर रहे हैं कि आप आंखें क्यों लाल नहीं कर रहे हैं, आप चीन के साथ नजदीकियां क्यों बढ़ा रहे हैं जब ये सब हो रहा है। यही विषय मैं कहना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से। राहुल गांधी जी ने जो बयान दिया है अत्यंत ही अनमर्यादित और बचकाना बयान उनका है। राष्ट्र हित और राष्ट्र विरोधी तत्वों से उनका बयान भरा हुआ है। आज अंतरराष्ट्रीय पर देखिए, भारत के वीर जवान को जो महत्वाकांक्षा मिल रही है कि जिस प्रकार से लोग चर्चा कर रहे हैं कि चीन के जो है घुसपैठियों को कितना नाकाम करने की कोशिश भारत की सेना ने किया है, जहां मनोबल बढ़ाना चाहिए, जहां सम्मान करना चाहिए, वहीं राहुल गांधी जी जो है गलत तरीके से बयान देने का काम करते हैं। राहुल गांधी के इस बयान से जो है चीन और पाकिस्तान का मनोबल बढ़ता है। ऐसा बयान देश विरोधी तत्वों से पड़ा हुआ जो है इनका बयान है, और इस बयान की मैं निंदा करता हूं। जहां तक सरकार और विपक्ष का एक काम होता है कि देश के हित के लिए काम जो है विपक्ष हमेशा सरकार का साथ दे, लेकिन कांग्रेस हमेशा सरकार के साथ ना दे करके जो है पड़ोसी देशों के जो है समर्थन में बोलने का काम करने का काम करती है। निश्चित है भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब से भारत में सरकार बनी है, तब से मुंहतोड़ जवाब जो है चीन के सैनिक हो या पाकिस्तान के लोग हो, आपने देखा पुलवामा की घटना, घुस करके मारने का काम हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और फिर वही करने, आज कोई चीन का कोई 4 देश समर्थन करने वाला नहीं है। आज चीन अलग थलग पड़ा हुआ है, और निश्चित है जब हम चीन के सामानों का विरोध करते हैं तो यही विपक्ष के लोग समर्थन करने का काम करते हैं। यही लोग कभी क्या चीन के सामानों का विरोध उन्होंने किया? कभी नहीं किया। मुंह में आन बगल में छुरी करने का काम ये कांग्रेस की सरकार कर रही है। जी, हम जान लेते हैं रामानंद जी के साथ में जो है कि उनका इस पर क्या कहना है और वो कैसे इस पूरे मामले को देखते हैं। जी सर जी, जो है पाकिस्तान को मजबूत कर रहा है, चाइना को मजबूत करने का काम कर रहा है, क्यों, कैसे? जी सर मैं तो ये कहना चाहूँगा, जब हमारे जो सरकार है, सरकार को पता है 2020 में भी नापाक हरकत गलवान घाटी में भी चाइना किया था, जिसमें हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए थे। जब सरकार को मालूम है चाइना बार बार हमारे साथ ऐसा करता, तो ये बताइए पीएम केयर फंड में मैं कहीं न्यूज में देखा था 40 करोड़ रुपए फंड लेने क्या जरूरत थी? 40 करोड़ रुपए फंड लेने क्या जरूरत है? हा? ये लोग केवल लंबी लंबी बात करते हैं, दूसरे पार्टियों की गलती देते हैं। लेकिन सर मैं ये कहूंगा, कूटनीति और राजनीति वार्ता सरकार को ही करनी है, हमें आपको नहीं करनी है। जब सरकार को मालूम है चाइना बार बार ऐसे हमारे साथ कर रहा है, तो उसके साथ एक आप देख लीजिए व्यापार कितना ज्यादा चाइना से बढ़ गया है। करीब
7 लाख करोड़ होने वाला है। तो इसमें कांग्रेस कहाँ से आ गई, जब इस सरकार को मालूम है चाइना हमारे साथ बार बार धोखा कर रहा है। 90% ऐसा सामान है या आइटम मान लीजिए जो चाइना से इंपोर्ट होता है वो इंडिया में बन सकता है, तो उस सामान को इंपोर्ट करने की क्या जरूरत है। ये काम हमारा आपका नहीं है देखने का, ये काम है जो करंट में सरकार है इसका काम है देखना कि जो सामान इंडिया में बन सकता है फिर चाइना से इंपोर्ट हो रहा है, किसके मर्जी से हो रहा है, इस पर सरकार रोक क्यों नहीं लगाती। सरकार लंबी लंबी बात करती है, दूसरे पार्टी को सिर्फ बदनाम करती है, लेकिन उस पर कोई कड़ा फैसला नहीं लेती है। ये काम तो सरकार का है फैसला लेना। सर अभी अरुणाचल के जो तवांग में जो घटना आज तारीख रात को हुई थी, उसमें मैं कहीं देखा था द हिंदू अखबार में एलएसी पार करके 600 सैनिक चीनी 600 सैनिक इस बार आए थे। वो तो हमारे बहादुर इंडिया की फौज है, इंडिया के जवान है जो उनको दौड़ा दौड़ा के पीटा और मार के भगाया। लेकिन ये सोचना पड़ेगा कि कहीं 300 दिया है, लेकिन द हिंदू अखबार में 600 सैनिकों के बारे में जिक्र हुआ है। 600 सैनिक जाते हैं और सरकार को पता नहीं रहता है, तो ये कमी सरकार की है। हमारी सेना बहादुर है, बहादुर थी, बहादुर रहेगी, लेकिन ये कमी किसकी है, सरकार की कमी है, नाकामी है हमारे साथ में जुड़े हैं, उनसे हम ये सवाल जो है ले लेते हैं, उनसे जवाब ले लेते हैं आपका कि आखिर जी अविरल जी, आखिर 600 लोग आए, नमस्कार, आखिर 600 लोग जो है आते हैं, सरकार नहीं जान पाती है, इसे कैसे समझा जाए, कैसे देखा जाए, और सामान पर प्रतिबंध कब तक लगेगा, चीन पर आंखें कब लाल होंगी। जी देखिए, चीन को मुंहतोड़ जवाब देने का कार्य भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और मैं केसरिया रक्षा फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते, एक समाज सेवी के नाते ये जरूर कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ही एकमात्र ऐसी सरकार है जो कि चीन को मुंहतोड़ जवाब देने का कार्य कर रही है और हमेशा करती रहेगी। आप देख सकते हैं सर्जिकल स्ट्राइक किसने की, पाकिस्तान को भी भारतीय जनता पार्टी ने मुंहतोड़ जवाब दिया, हमारी सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया, केंद्र की सरकार ने मुंहतोड़ जवाब दिया, और जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी उस वक्त पाकिस्तान को भारत में इनवाइट किया जाता था और उनके आतंकवादियों के साथ बिरयानी खाने का कार्य होता था। चाहे वे हुर्रियत के नेता हो, जम्मू कश्मीर के जितने भी नेता हुआ करते थे आतंकवादियों के, उन नेताओं को प्राइम मिनिस्टर हाउस में बुला करके बिरयानी परोसने का कार्य किया जाता था, जो कि घोर निंदनीय है। सबसे बड़ी बात यह है, एकमात्र पार्टी भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो कि चीन की कमर तोड़ने का कार्य कर रही है, पाकिस्तान की कमर तोड़ने का कार्य कर रही है। और आप देख सकते हैं मेड इन इंडिया, इसको बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। मेक इन इंडिया कौन लाया? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसको आगे बढ़ाया गया, और जितना भी सेना के जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं, जितनी भी भारतीय जनता पार्टी जो भी मेड इन चाइना कब बैन होगा, मेड इन चाइना कब बैन होगा, कब सीधे प्रतिबंध, पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया जाएगा? व्यापारिक समझौते रद्द क्यों नहीं किए जाते? व्यापारिक जो रिश्ते हैं उनको क्यों नहीं निरस्त किया जाता है? तो संबंध खत्म हो, मेड इन चाइना को बैन किया जाना चाहिए और बहुत ही जल्द वो बैन होगा भी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक प्रोसेस होती है हर कार्य को करने की, उस प्रोसेस को पूरा किया जाएगा और उसको बैन किया जाएगा। एक तरीके से सबसे बड़ी बात है कि जो जनता है, जनता ही उसको बैन कर रही है। सरकार तो बैन करेगी ही, जबकि जनता ही पहले उसको बैन कर दे रही है। भारत के बने हुए सामान को ही भारत की जनता स्वीकार रही है, खरीद रही है। चीन के सामान को भारत की जनता स्वीकारने वाली नहीं है और ना ही खरीदने वाली है।
रामानुज जी, प्रक्रिया है उसके बाद ही ये संभव है, इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगे। सर ये प्रक्रिया कहाँ, ये सरकार वो प्रक्रिया लागू कहाँ कर रही है? देखिए प्रतिदिन चाइना से इंपोर्ट बढ़ता जा रहा है, कम होना चाहिए, कम नहीं हो रहा, बढ़ रहा है। तो कैसे हमें लगेगा कि चाइना से बिजनेस ये कम करेंगे, इंपोर्ट कम करेंगे? ये बताइए, ये तो सरकार के हाथ में है, एक दिन में कर सकती है। पहले इंपोर्ट ज्यादा हुआ करता था, आज के समय में एक्सपोर्ट अधिक है। रामानुज जी एक्सपोर्ट अधिक हो रहा है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की तुलना कीजिए, तुलनात्मक अध्ययन जब आप करेंगे तो पाएंगे कि एक्सपोर्ट पहले के मुकाबले अधिक हो रहा है और वो भारत की बनी हुई चीजों को ज्यादा निर्यात किया जा रहा है। भारत एक बड़ा निर्यातक देश बन रहा है। श्रीमान जी, आपसे निवेदन है, जब मेरा नंबर आए तो आप बीच में मत बोलिए। आप जब बोलते हैं तो मैं नहीं बोलता हूँ। आपको समय मिलेगा, लेकिन आप जो है जो सवाल कर रहे हैं उसको पहले हम सुन भी तो लें। जी रामानंद। हाँ, इस न्यूज को काफी लोग अब देखने लगे, कम से कम उनके समझ में आए क्या सच्चाई है। आप कह रहे हैं कि पहले से ही देखते हैं, एटीवी न्यूज चैनल को पहले से ही देखते हैं। एटीवी न्यूज चैनल बड़ा न्यूज चैनल पहले से ही है, सब लोग देखते हैं। जो डिबेट चला है, मैं अपने सभी साथियों को बता दूं, ये बहुत अच्छी चीज है कि 1 घंटे के अंदर 1 लाख लोगों ने उसको फेसबुक पर जो है देखा है, और अभी आप उसके रिकॉर्ड पे देखेंगे। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जिस तरीके के मुद्दे जो चलने चाहिए वो हम लगातार उठाते हैं, और हम मुद्दों को 6 से 7 बजे जुड़ करके हमें देख सकते हैं। इस पर जो है हमारे जो सीनियर पैनलिस्ट सभी यहाँ जो है मौजूद रहेंगे और वो तमाम मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय भी रख सकेंगे। राजेश द्विवेदी साहब, आप कैसे पूरे प्रोग्राम को, जी रामानुज साहब आप तक आते हैं। राजेश द्विवेदी जी, आप कैसे देखते हैं कि क्या बैन बहुत पहले नहीं लग जाना चाहिए था, जिन पर हम अभी बातचीत कर रहे हैं, लेकिन साथ ही मजबूत कैसे राहुल गांधी जी या विपक्ष कैसे मजबूत कर सकता है पाकिस्तान या चाइना? देखिए, अभी हमारे जो है राष्ट्रीय सुरक्षा पार्टी के जो है माननीय श्री रामानुज जी कह रहे थे, मैं राष्ट्रीय सुरक्षा पार्टी की परिवार इनको मानूं कि कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में मानूं, पहले ये डिसाइड होना चाहिए। यदि ये कांग्रेस के प्रवक्ता है तो मैं पूछना चाहता हूं कि जो राजीव गांधी फाउंडेशन बना हुआ है और आर्थिक उसमें फंडिंग लेने का काम किया जा रहा है, तो क्या चीन का भाषा कांग्रेस बोलेगी? देश और सरकार और विपक्ष एक होना चाहिए किसी देश के विरोध में। बार बार हमारे बहादुर सैनिक जिस प्रकार से जो है चीन के सैनिकों के ऊपर हमला किए, पाकिस्तान के लोगों पर हमला किए, लेकिन आप हमारे बहादुर सैनिकों को जो है सम्मान देने की बजाय बार बार जो है उनका अपमान करने का काम करते हैं। तो ये कहाँ का चलने वाला? फिर आपने चीन के बारे में, सामान के बारे में कहा, तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि चीन के सामान का सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने विरोध किया और समर्थन यदि किसी ने किया तो कांग्रेस के लोगों ने किया। भाई साहब, आप बैठे हैं टीवी चैनल पर, मैं कहना चाहता हूं कि आप भी चीनी सामान से जो है यूज करके आज जो इलेक्ट्रॉनिक फेसबुक के माध्यम से या आप जो अपना फोन चला रहे हैं वो भी आपका चीनी सामान होगा। मेरा नहीं है। निश्चित है भाई साहब, बिल्कुल सच्चाई मैं कह रहा हूँ। नहीं है श्रीमान जी, सैमसंग का मोबाइल है वो भी चीनी है, चीन के ही लोगों का जो है बना हुआ प्रोडक्ट है। भारतीय जनता पार्टी इसका घोर विरोधी है और निश्चित है इसका जनता जो है विरोध कर रही है। जल्दी अभी हमारे अरविंद जी ने कहा है कि जो सामान कुछ प्रक्रिया के तहत में कार्रवाई होती है और जल्दी इस पे बैन लगने की कार्रवाई की जाएगी। द्विवेदी साहब, मैं एक चीज आपसे कहना चाहता हूँ। पूरी दुनिया भविष्य के बारे में सोचती है, सिर्फ आप लोग ऐसे हैं जो पीछे के बारे में सोचते हैं। कांग्रेस ने ये किया, फलाने ये किया, ढिमका ये किया।
आप भविष्य के बारे में 9 साल से हैं, उसकी बात करिए ना। आप 9 साल से सत्ता में रिपोर्ट कार्ड देना गलत है क्या? अगर रिपोर्ट कार्ड दिया जाता है कार्यों का तो क्या आपको आपत्ति होती है उससे? यदि हम रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं तो उससे क्या आपत्ति है आपको? आप इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए तो आप पाएंगे कि जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट की आप बात कर रहे थे तो एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहा है, इम्पोर्ट कम हो रहा है। जिस इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट की आप बात कर रहे थे। सुनिए अविरल जी, प्रवक्ता बनने के पहले पढ़ के आइए। चाइना जितना चाइना पढ़ के आते हैं और तुलनात्मक अध्ययन करना जानते हैं, जबकि आप तुलनात्मक अध्ययन करना कतई नहीं जानते। सबसे पहली बात यह है कि आप व्यक्तिगत बात करना छोड़ दीजिए, आप सीधी राष्ट्र के हित की बात कीजिए। राष्ट्र हित में बोलना यदि आप जानते हो तो बोलिए, अगर राष्ट्र हित में बोलना आप नहीं जानते तो आपसे कोई पूछ नहीं रहा है। मैं बता देता हूँ, आप कह रहे हैं कि कितनी बातें करते हैं, मैं बता देता हूँ। आप अभी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी पिछली बातें करती है, तो मैं बता देता हूँ मुझे गर्व है ऐसी पार्टी पर जिसने जनधन योजना चलाई हो और बैंकों में खाते खुलवाए हो, जिसने स्वच्छ भारत अभियान चलाया हो, जिसने आयुष्मान भारत चलाया हो, जिसने नोटबंदी जीएसटी जैसे बड़े फैसले लिए हो। हमें ऐसी पार्टी पर गर्व है और आपको भी गर्व होना चाहिए क्योंकि देश आपका भी है। सिर्फ राजनीति के आधार पर राजनीति करने के लिए, चंद वोट पाने के लिए देश के खिलाफ बोलना प्रारंभ मत कीजिए। आप ये भारतीय जनता पार्टी ने कितने कार्य देश के हित में किए, राष्ट्र के हित में किए। मुद्रा योजना कितने चलाई, सर्जिकल स्ट्राइक कितने की, एयर स्ट्राइक कितने की, सवाल आरक्षण कौन लाया, आपको मालूम है बीमा योजना कौन लाया? राष्ट्रीय सुरक्षा पार्टी के आप जो है अध्यक्ष है कि कांग्रेस पार्टी के आप सदस्य हैं? पहले मैंने जो पूछा उसका जवाब दीजिए। सुनिए, कांग्रेस के बारे में सबसे ज्यादा अविरल जी बोले हैं। नहीं तो आप बताइए, देश के बहादुर सलमान द्विवेदी जी आप बता दीजिए, चीन के ऊपर हमला किया, चीन के सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब दिया, भारत के राष्ट्र की सुरक्षा करने का जो सम्मान किया, आपके राहुल गांधी ने जो बयान दिया है उसकी आप निंदा करते नहीं करते? हमको बताइए। भाई साहब, इतना ही अच्छी नीति होती तो देश के हुआ बेरोजगार नहीं होते। राहुल गांधी ने बयान दिया है, राहुल गांधी जी ने जो बयान दिया है उस बयान की आप निंदा करते हैं कि नहीं करते? युवा के माता पिता आप सबसे बड़े रामानुज जी, इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि आप भी देश विरोधी तत्वों के परिवार के लोग से साथ में सम्मिलित है। क्या सैनिकों का सम्मान करना चाहिए, क्या कहना चाहिए? आप बताइए इस बारे में। राजेश द्विवेदी केंद्र सरकार ने एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक भी की थी। रामानुज जी प्रश्न पूछ रहे हैं, ये सुनिए, एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक भी केंद्र सरकार ने की थी पाकिस्तान के ऊपर, और चीन के ऊपर भी चीन की कमर तोड़ने का भी केंद्र सरकार ने और भारत के सैनिकों ने कार्य किया, जिन पर रामानुज सिंह आपको गर्व होना चाहिए। आप भी देश के नागरिक हैं। उस पर गर्व है, हमें गर्व है। हमारे देश के सैनिक बहुत मजबूत हैं, उस पर आपको गर्व होना चाहिए। समझ गए? देश के सैनिकों का अपमान करने का कतई भी आप प्रयास मत कीजिए। देश के सैनिकों का अपमान बर्दाश्त लोगों को गुमराह करने के लिए कि चाइना लोगों को गुमराह करने का कार्य आप करते हैं। भारतीय जनता पार्टी लोगों को सही पसंद करने का कार्य करती है और लोगों का विकास करने का कार्य करती है। जिस प्रकार से आप भारतीय जनता पार्टी की सेना पर आरोप लगा रहे हैं, नाम कांग्रेस पार्टी के रूप में रख दीजिए। रामानुज जी, मैं कहना चाहता हूँ, हेलो, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में बैठे हुए राष्ट्रीय सुरक्षा पार्टी के अध्यक्ष महोदय से मैं पूछना चाहता हूँ कि रक्षा समिति के अस्थायी सदस्य हैं राहुल गांधी जी, अब किस कमेटी
दीदी की आवाज नहीं आ रही। बड़ा सवाल है कि अगर हम आंखें लाल करने की बात करें, हमें सदन में चाइना पर हमें भी तो बोलना चाहिए। जी रामानुज जी, आवाज आ रही है आप तक? जी आपकी आवाज आ रही है सर। आवाज तो आ रही है पर जवाब नहीं बन रहा है केशव जी। हम अगर सदन में हैं तो हमें लग रहा है कि जब राहुल गांधी जी बोलते हैं तो राहुल गांधी जी को क्या जाना नहीं चाहिए था तवांग के जो सैनिक हैं हमारे, उनसे मिलने के लिए, उनके परिवारों में जाना चाहिए। भारत जोड़ो यात्रा इन्होंने किया है राहुल गांधी जी ने, और आज हमारे भारत की सुरक्षा करने के लिए जो सैनिक लगाए गए हैं, आज उस सैनिकों का सम्मान करने के बजाय उनका अपमान कर रहे हैं। वहां तक इन्होंने जाना पसंद नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि जब हम आज जो है सैनिक के खिलाफ बोल रहे हैं तो वहां किस मुंह से हम वहां जाए उस स्थल पर। आज सैनिकों का सम्मान बढ़ाना चाहिए था अपने बहादुर सिपाहियों का, और ये वहां जो है जाना नहीं पसंद करते, क्योंकि इनसे चीन के लोगों से मिले हुए हैं, पाकिस्तान के लोगों से मिले हुए हैं, तो चीन का अपमान नहीं कर सकते। ये भारत के सैनिकों का अपमान करने का काम राहुल गांधी जी करते हैं, और राहुल गांधी के परिवक्ता के रूप में राष्ट्रीय सुरक्षा पार्टी के अध्यक्ष माननीय श्री रामानुज जी बैठे हुए हैं। मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ, सुनिए, आप लोग सबसे बड़ा झूठिए हो, झूठिए, झूठ बोलने वाले। वही कह रहा हूँ आपसे, वही कह रहा हूँ, आपसे बड़ा झूठा तो कोई हो ही नहीं सकता, कोई झूठा हो ही नहीं सकता। जो आप अपने पार्टी का नाम बदल दीजिए। आज से मैं कहना चाहता हूँ, जितने डिबेट में आप आए हैं उस डिबेट में कांग्रेस पार्टी के लोगों का आपने समर्थन किया। 60 साल कांग्रेस पार्टी ने राज किया, और राज करने के बाद में चीन के लोगों ने कांग्रेस के जमाने में जो जमीनें कब्जा किया था, मैं आता हूं नहीं किया। हम अपने दर्शकों के साथ में एक चीज जो है शेयर भी कर रहे हैं कि 1962 के युद्ध के बाद में हुआ क्या था। चीन के फौजियों ने 9 दिसंबर 2022 को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में LAC को पार करने की कोशिश की थी, लेकिन 17,000 फीट की ऊंचाई पर भारतीय सैनिकों ने ही उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। चीन की फौज को वापस होने के लिए मजबूर कर दिया गया। पूरी बात आप सुन लीजिए जी, ये मैं देश के जी पूरी बात आप सुन रहे सभी लोग। रिपोर्ट के चीन के 300 से अधिक फौजी इसमें शामिल थे, लेकिन भारत के 50 सैनिकों ने ही इनका रास्ता रोक दिया। करीब आधे घंटे के भीतर ही भारतीय सेना की बैकअप टीम भी मौके पर पहुंच गई, और इसके बाद दोनों देशों के बीच झड़प और चीनी फौजियों को आखिर वापस लौटना पड़ा। बताइए, अपने इतिहास में हिंदुस्तान ने कई लड़ाइयां लड़ी और लगभग हर बार देश को जीत का गौरव भी मिला, लेकिन एक युद्ध ऐसा था जो दरअसल युद्ध नहीं, छल की रास्ता थी। जब दोस्ती की पीठ पर दगाबाजी का खंजर चलाया जाता है तो उसे 1962 का भारत चीन युद्ध कहा जाता है। सुन लीजिए राजेश द्विवेदी जी, पूरी बात मैं दर्शकों के साथ साझा कर रहा हूँ। तब दोस्ती का भरोसा हिंदुस्तान का था और विश्वासघात का खंजर चीन का। 1962 की लड़ाई चीन द्वारा विश्वासघात के रूप में भारत को प्राप्त हुई, लेकिन 1962 के ठीक 5 वर्ष बाद इतिहास भी इसका गवाह है कि 1967 में हमारे जाबाज सैनिकों ने चीन को जो सबक सिखाया था उसे वह कभी नहीं भुला पाएगा। यह सब भी उन महत्वपूर्ण कारणों में से एक है जो चीन को भारत के खिलाफ किसी दुस्साहस से रोकता है। 1967 को ऐसे साल के तौर पर याद किया जाता रहेगा जब हमारे सैनिकों ने चीनी दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब देते हुए सैकड़ों चीनी सैनिकों को न सिर्फ मार गिराया था, बल्कि भारी संख्या में उनके बंकरों को ध्वस्त भी कर दिया था। रणनीतिक स्थिति वाले नाथुला दर्रे में हुई इस भिड़ंत को हमारे सैनिकों की जाबाजी की मिसाल है। पूरे देश को यह भी पढ़ना चाहिए 1967 की पहली लड़ाई हुई कब थी। 1967 के टकराव के दौरान भारत की 2 ग्रेनेडियर्स बटालियन के, जिसमें नाथुला दर्रा की जिम्मेदारी थी, और नाथुला दर्रे पर सैन्य गश्त के दौरान दोनों देशों के सैनिकों के बीच अक्सर धक्का मुक्की होती रहती थी। 11 सितंबर 1967 को धक्का मुक्की की एक घटना का संज्ञान लेते हुए नाथुला से सेबुला के बीच में तार बिछाने का फैसला लिया, और जब बाड़बंदी का कार्य शुरू हुआ तो चीनी सैनिकों ने इसका विरोध किया। इसके बाद चीनी सैनिक तुरंत अपने बंकर में लौट आए और कुछ देर बाद चीनियों ने मीडियम मशीन गनों से गोलियां बरसानी शुरू कर दी। प्रारंभ में भारतीय सैनिकों को नुकसान उठाना पड़ा। पहले 10 मिनट में 70 सैनिक मारे गए।
लेकिन इसके बाद भारत की ओर से जो जवाबी हमला हुआ उसमें चीन का इरादा चकनाचूर हो गया। सेबुला और केमल अपनी मजबूत रणनीतिक स्थिति का लाभ उठाते हुए भारत ने जमकर आर्टिलरी पावर का प्रदर्शन किया। कई चीनी बंकर ध्वस्त कर दिए और खुद चीनी आकलन के अनुसार भारतीय सेना हाथों उसके 400 से ज्यादा जवान मारे गए। भारत की ओर से लगातार 3 दिनों तक रात फायरिंग जारी रही। भारत चीन को कठोर सबक दे चुका था। चीन की मशीन गन यूनिट को पूरी तरह तबाह कर दिया गया था। 15 सितंबर को वरिष्ठ भारतीय सैन्य अधिकारियों की मौजूदगी में शवों की अदला बदली की गई। जो भारत के शव थे वो भारत को सौंपे गए और जो चाइना के शव थे वो चाइना के शहीदों के उनके शव उनको वापस किए गए। 1967 में फिर दूसरी लड़ाई हुई। 1 अक्टूबर 1967 चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने चलाओ इलाके में फिर से भारत के शव की परीक्षा लेने का दुस्साहस किया और वहां मुस्तैद 7-11 गोरखा राइफल्स और 10 जैक राइफल्स नामक बटालियन को नाकाम कर चीन को फिर से सबक सिखाया। इस बार चीन ने सितंबर के संघर्ष विराम को तोड़ते हुए फिर हमला कर दिया, क्योंकि सर्दी शुरू होते ही भारतीय फौज करीब 13,000 फुट ऊंचे जो चोला पास पर बनी अपनी चौकियों को खाली कर देती है। गर्मियों में जाकर सेना दोबारा तैनात हो जाती है, लेकिन चीन ने 1 अक्टूबर का हमला यह सोचकर किया कि चौकियां तो खाली होंगी, लेकिन चीन की मंशा फिर नाकाम हो गई। सेना ने वर्दी में उन चौकियों को खाली नहीं किया। इसके बाद आमने सामने की सीधी लड़ाई शुरू हुई। हमारी सेना ने इस तरह इस बार भी चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए गोले दागने शुरू कर दिए। इस लड़ाई का नेतृत्व करने वाले 17वीं माउंटेन डिवीजन के मेजर जनरल शागत सिंह लड़ाई के दौरान ही नाथला और चोला दर्रे की सीमा पर बाढ़ लगाने का काम किया गया, जबकि चीन फिर इस इलाके में घुसपैठ की हिमाकत नहीं कर सके। उन्होंने बाड़ा लगा दिया कि चीन दोबारा न घुस पाए और इस तरह 1967 की इस लड़ाई में भारतीय सेना ने चीनी हमलों को नाकाम कर दिया था। लड़ाई के बाद कर्नल राय सिंह को महावीर चक्र, शहादत के बाद कैप्टन डागर को वीर चक्र और मेजर हरभजन सिंह को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। और बताया जाता है कि लड़ाई के दौरान जब भारतीय सेना के जवानों की गोलियां खत्म हो गई थी तो बहादुर अफसरों और जवानों ने अपनी खुखरी से कई चीनी अफसरों और जवानों को मौत के घाट उतार दिया था। 1967 के ये दोनों सबक चीन को आज तक सीमा पर गोली बरसाने से रोकते हैं। तब से आज तक सीमा पर एक भी गोली नहीं चली। भले ही दोनों देशों की फौज एक दूसरे की आंखों में आंख डालकर सीमा का गश्त लगाने में लगी रहती है, लेकिन क्या ऐसे में सबक के बाद भी चीन भारत के साथ दुस्साहस करेगा या फिर से गोली चलाएगा और या फिर से वो होगा? चीन को याद रखना चाहिए कि जब 1962 के भारत और 1967 के भारत में अंतर केवल 5 वर्षों में हो गया, तो ऐसे में 2022 के परमाणु शक्ति संपन्न भारत से चीन की लड़ाई मुश्किल ही है। इस तरह चीन को अतीत की घटनाओं में 1967 को कभी भूलना नहीं चाहिए। अगर वो ऐसा कुछ कर रहा है तो उसको ये सबक लेना चाहिए कि अब 1967 वाला 1962 वाला भारत नहीं रहा। और 1987 की तीसरी लड़ाई जब हुई थी, 1967 के 20 वर्ष बाद भारत से चीन को फिर से गहरा झटका लगा, क्योंकि 86 में चीन की ओर से रखी जाने वाली इस बार फिर टकराव पर चीन को भारत ने कहा भारत को इतिहास तब तक नहीं भूलना चाहिए, पर लगता है कि चीन भी कुछ भूल गया। 1986 और 87 में भारतीय सेना ने शक्ति प्रदर्शन में पीएलए को पूरी तरह से हिला दिया था। इस संघर्ष की शुरुआत तवांग के उत्तर में, जिस तवांग का आजकल मामला चल रहा है उसी तवांग की बात कर रहा हूँ, जिसके बाद उस समय के सेना प्रमुख जो थे वो जनरल कृष्णा स्वामी सुंदरम के नेतृत्व में ऑपरेशन फाल्कन हुआ था। हालांकि कई लड़ाइयां हैं जिनमें हमने जीत हासिल की है और ये कहानी इसीलिए पूरे देश को बता रहा हूँ। 1987 की जो झड़प शुरुआत हुई थी वो चू से हुई थी। भारतीय फौज चू के दक्षिण में ठहरी थी, लेकिन एक आईवी की टीम समदोरांग चू में गई और ये जगह नयामजंग चू के दूसरे किनारे पर है। समदोरंग चू और नामका चू दोनों नाले उत्तर से दक्षिण की ओर बहने वाली नयामजंग चू नदी में गिरते हैं। 1985 में भारतीय फौज पूरी गर्मी में यहाँ डटी रही, लेकिन 1986 की गर्मियों में तो यहाँ चीनी फौजें मौजूद थी और समदोरांग चूंकि भारतीय इलाके में चीन अपने तंबू गाड़ चुका था। भारत ने पूरी कोशिश की कि चीन को अपनी सीमा में लौट जाने के लिए समझाया जा सके, लेकिन आरडीएल चीन मानने को तैयारी नहीं था। बोला कि जाऊंगा ही नहीं, हटूंगा ही नहीं, कसम से खा रखी। लेकिन 2022 की तरह 1987 में भी चीन और भारत की सेना आंख में आंख डाल के सामने खड़ी थी, लेकिन इस बार भी चीन को जवाब मिलने वाला था और चीन में पूर्व में लड़ाई की तैयारी पूरी कर ली थी।
इधर भारतीय पक्ष ने भी फैसला ले लिया कि इलाके की फौज को एकत्रित किया जाने लगा और इसी के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन फाल्कन तैयार किया, जिसका उद्देश्य सेना को तेजी से सरहद पर पहुंचाना था। तवांग से आगे कोई सड़क नहीं थी, इसलिए जनरल सुंदर जी ने जैमीथांग नाम की जगह पर एक विग्रेड को एयरलैंड करने के लिए इंडियन एयरफोर्स को रूस से मिले हैवी लिफ्ट Mi-26 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करने का फैसला किया कि उसके द्वारा सेना को भेजा जाए और भारतीय सेना ने हाथुंगला पहाड़ी पर पोजीशन संभाली, जहां से समादोई चू के साथ ही 3 और पहाड़ी इलाकों पर नजर रखी जा सकती थी। 1962 में चीन ने ऊंची जगह पर पोजीशन लिया था, परंतु इस बार भारत की बारी थी। इस बार भारत ऊंचाई पर था और जनरल सुंदर जी की रणनीति यहीं पर खत्म नहीं हुई थी। ऑपरेशन फाल्कन के द्वारा लद्दाख के डेमचाक और उत्तरी सिक्किम में T-72 टैंक भी उतारे गए। अचंभित चीनियों को विश्वास नहीं हो रहा था। इस ऑपरेशन में भारत ने एक जानकारी के अनुसार 7 लाख सैनिकों की तैयारी की और उसके परिणाम स्वरूप लद्दाख से लेकर सिक्किम तक चीनियों ने घुटने टेक दिए थे। इस ऑपरेशन फाल्कन ने चीनी की उसकी औकात दिखा दी थी। भारत ने शीघ्र इस मौके का लाभ उठा करके अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया। ये उस समय का वक्त था। सदैव अतीत के गायन में व्यस्त रहने वाले ग्लोबल टाइम्स को 1967 और 1986 के उपरोक्त घुटने टेकने वाले घटनाओं के अतिरिक्त यह भी याद रखना चाहिए कि वियतनाम युद्ध के बाद चीनी सेनाओं ने कोई लड़ाई नहीं लड़ी है, जबकि भारत सदैव पाकिस्तानी सीमा पर अघोषित युद्ध से संघर्षरत ही रहती है। विशेषकर हिमालयी सरहदों में चीन की इतनी काबिलियत नहीं है कि वह भारत का मुकाबला करे। तुलनात्मक तौर पर भारत चीन के समक्ष भले ही कमजोर बच सकता है, परंतु वास्तविक स्थिति ऐसी नहीं है। 1967 के दोनों युद्धों में स्पष्ट है कि अपनी विशिष्ट और अचूक रणनीति के द्वारा भारत न्यूनतम संसाधनों के बीच भी चीन को हराने में सक्षम है और सक्षम हुआ है। ये कर दिखाया उसने 1967 में भारत ने और 1987 में। डोकलाम क्षेत्र में भारत की भौगोलिक स्थिति हो या फिर हथियार, दोनों ही चीन से बेहतर है। भारतीय सुखोई हो या ब्रह्मोस, इसका चीन के पास कोई काट नहीं है। चीन सुखोई 30 MKM के साथ केवल 2 निशाने साध सकता है, जबकि भारतीय सुखोई एक साथ 30 निशाने साध सकता है। अभी अमेरिकी विशेषज्ञों के अनुसार भारत ऐसे मिसाइल सिस्टम के विकास में लगा हुआ है जिसमें दक्षिण भारत से भी चीन पर परमाणु हमला किया जा सकता है, मतलब देश के किसी भी कोने से। और भारत अभी उत्तरी भारत से मिसाइल से न केवल चीन अपितु यूरोप के कई हिस्सों पर हमला कर सकने में सक्षम है। और इस तरह चीन भारतीय मिसाइलों के परमाणु हमले में पूरी तरह रेंज में है, जो भारत को चीन के प्रति निवारक शक्ति उपलब्ध कराता है। अगर ये चीन बोल रहा है कि हमारे पास शक्ति खत्म हो गई, तो ये उसकी मूर्खता होगी सबसे बड़ी। भारत चीन व्यापार संतुलन भी चीन की ओर से झुका हुआ है। ऐसे में संबंधों में और कटुता की वृद्धि होने से चीन को इस व्यापार से भी हाथ धोना पड़ेगा। चीन भारत के साथ व्यापार को कितना महत्व देता है, उसे के नवीनतम से समझा जा सकता है। क्योंकि डोकलाम मुद्दे पर भारत का जब दबाव डाला गया था तो चीन ने नाथुला दर्रे से मानसरोवर यात्रा रोक दी, लेकिन व्यापार बिल्कुल नहीं। इस तरह अतीत की व्याख्या, सामरिक व्याख्या और आर्थिक व्याख्याओं से स्पष्ट ये है कि चीन ही पीछे हटेगा। अब मैं सवाल आपसे करता हूं कि क्या इसके बावजूद भी हमें भारतीय सेना पर क्या विश्वास नहीं करना चाहिए? क्योंकि 1965 तो बार बार दोहराया जाता है, लेकिन 67 और 87 क्या भूल गए? 4 युद्ध हमने लड़े और 4 के चारों युद्धों में हमने उनको सबक सिखाया। 5 वर्ष के अंतर में हम इतने बड़े हो गए कि हमने उनको हरा दिया और उनको उनकी औकात याद दिला दी। जी रामानु सिंह साहब। सर, इन लोगों का चले तो 1967 वाला युद्ध ये लोग कहेंगे कि हमारे राज्य में हुआ था चाइना से। ये लोग तो ऐसे हैं, ये लोग इसको फट दे। जितनी बात आपने गिनवाया 1967 वाली, इन लोगों के बस में तो ये लोग कह देंगे ये युद्ध हमारे समय में हुआ था, 62 वाला कांग्रेस के समय में हुआ था। जैसे अभी अविरल जी ये बोले हैं कि चाइना से इंडिया से चाइना में ज्यादा होता। लोग इस न्यूज को देखते हैं। बातें मत कीजिए, तथ्यों के आधार पर बात कीजिए। सेना की बात होनी चाहिए ना, यहाँ पार्टी किसी की भी होती, लेकिन हमारी सेना तो मजबूत हुई है। हाँ, लेकिन ये लाल देखिए, इनकी नीति गलत है। हमें लगता है ये लाल चाइना के ऊपर दिखाएंगे, सेना के ऊपर मजाक मत कीजिए। सिर्फ झूठ बोलने के लिए बैठ जाते हैं, इधर की बात उधर कहेंगे। जो जानकारी, अगर आप बैठे हैं तो कम से कम जानकारी, अगर नहीं जानकारी तो उसको छोड़ दीजिए, मत हमें जिसके बारे में। और जो बार बार द्विवेदी साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस
आप कांग्रेस वालों से जाके बात करिए ना, उसके बारे में हमसे क्यों पूछ रहे हैं? हमारी तो नई पार्टी है, देखते हैं आगे कैसे क्या होता है। आप कांग्रेस से बात करिए, अपने बारे में बात करिए, आप बताइए ना। क्योंकि आप कांग्रेस के सदस्य के रूप में बोल रहे हैं, कांग्रेस की बात आपके मुंह से क्यों सुनाई पड़ रही है? कांग्रेस के पक्ष में बोल रहे हैं आप। अभी सुनिए, कांग्रेस के पक्ष में बोलने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? आपकी बातों से तो यही समझ में आता है, किसी भी व्यक्ति के यही समझ में आएगा कि आप कांग्रेस के सदस्य हैं। शायद आपने स्थायी सदस्य ली होगी कांग्रेस पार्टी की। सुनिए, किस नेता के साथ आपका कांग्रेस से संपर्क है? कौन व्यक्ति आपको फंडिंग करता है कांग्रेस से? आप लोग तो इतने झूठे व्यक्ति है, इससे ज्यादा क्या कहूं मैं? नहीं तो मत कहिए ना, झूठे तो आप ही हैं। झूठे झूठ बोलना कम से कम बंद कीजिए। वीडियो को देखा होगा वो उसके समझ में आ गया होगा। झूठा, इस बात को बंद कीजिए, तथ्यों के आधार पर बात कीजिए। यदि आपके पास तथ्य हो तो बोलिए, अन्यथा मत बोलिए। आपके पास तथ्य नहीं है तो सिर्फ एक ही बात आप कंटिन्यूअसली 30 मिनट से कहे जा रहे हैं और यहाँ डिबेट का भी समय बर्बाद कर रहे हैं। एक दूसरे को झूठा बोलने का कार्य थोड़ी यहाँ पर आपको बुलाकर इसलिए थोड़ी बैठाया हुआ है। सर, आप झूठ तथ्यों के आधार पर बात कीजिए। यदि आपको तथ्य नहीं है तो मत बोलिए। बोलने का मौका देंगे, भारतीय जनता पार्टी ने कार्य किया है गरीबों के लिए, पीड़ितों के लिए, शोषितों, वंचितों, दलितों, हर बोलने का मौका देंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोलिए सर, बोलिए। हाँ, मैं कहना चाहता हूँ कि चाहे 1967 की लड़ाई हो, चाहे 1962 की लड़ाई हो, हमारे यदि भारत के सैनिक ने चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया तो मैं बधाई देना चाहता हूं। और हमारे भारत देश की सुरक्षा में जो सैनिक लगे हैं उनको मनोबल उनका बढ़ाना चाहिए। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी के और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज जितनी भी जो है, चाहे पुलवामा में मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया गया हो, चाहे डोकलाम में हो, चाहे आपके गलवान में हो, हमारे या ताइवान में हमारे जो है चीन सैनिक को जो है भारत के सैनिक हमारे थप्पड़ मार करके जवाब दिए। उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए। आप और कांग्रेस जिस भाषा से कांग्रेस बोल रही है उसी भाषा से आप बोल रहे हैं। आप और कांग्रेस पाकिस्तान और चीन की भाषा बोल रहे हैं। बताइए, आज अंतरराष्ट्रीय पक्ष के लोग हमारे भारत के सैनिक का सम्मान करते हैं, लेकिन जहां तक राहुल गांधी जी के बारे में मैं कह रहा था, आप तो राहुल गांधी जी के समर्थन में कह रहे हैं और आप अपने आप को कह रहे हैं कि मुझे जो है कांग्रेस की प्रवक्ता के रूप में बता रहे हैं। तो इसी से आपके वाणी से लगता है कि आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आप भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ना होते तो आज कश्मीर का जो हिस्सा पाकिस्तान के लोगों में कब्जा होने के लिए गया था वो आज कश्मीर हमारा नहीं होता। आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ना होते तो आज जब ये कांग्रेस की सरकार थी तो अपने सैनिक का मनोबल बढ़ाने के बजाय घटाने का काम करते थे कांग्रेस के लोग। आज उनको जो है गोलियों से बरसाने किसी से पूछने का काम नहीं करना है। आज वो अपने आप पे दम पर हमारे भारत के सैनिक स्वयं सशक्त है, भारत की सुरक्षा व्यवस्था करने के लिए स्वयं सशक्त है। लेकिन ये कांग्रेस की सरकार थी, सैनिक का मनोबल बढ़ाने का काम नहीं करती थी, घटाने का काम करती थी। भाई देश मानता है ना इस चीज को, फ्री हैंड तो भाजपा ने किया है, क्योंकि आर्मी के जो हाथ बांधे गए थे वो कम से कम खुले। और भी बोलने की आवश्यकता है। पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ा, आज भारत का सम्मान बढ़ा, आज भारत के सैनिक का सम्मान बढ़ा। आज जो है पाकिस्तान पीछे हटा, आज चीन की हिम्मत नहीं पड़ रही है कि भारत के ऊपर जो है आंख उठाने की। ठीक है, छुटपुट घटनाओं यदि वो करने की कोशिश करते हैं कि हाँ कोई सैनिक यहाँ नहीं है, लाओ हम अंदर चले, लेकिन आज बताइए 300 चीन सैनिक और भारत के 50 सैनिक ने जो मुंहतोड़ जवाब दिया है। आप बहादुर सिपाहियों को आप सम्मान देने के बजाय आप उनका अपमान करने का काम करते हो। कांग्रेस के लोगों को जान चुकी है
ये पूरे देश की जनता राष्ट्रीय सुरक्षा पार्टी के आप अध्यक्ष हैं। मैंने पूछा अभी भी राहुल गांधी जयचंद गद्दार का काम करने का काम करते हैं और आप भी उन्हीं की भाषा बोलने का काम जिस प्रकार करते हैं। आप जनता से माफी मांगे, आप सबसे बड़े जनता झूठे से माफी मांगे भाई साहब। मैंने कहा कि तो आप ये कह रहे हैं कि आज राहुल गांधी जी जो है रक्षा समिति के अस्थायी सदस्य हैं। चीन की कितनी बैठकें उन्होंने किया, आप बताएंगे? आप बताइए। जब से हिंदुस्तान आपने अभी टीवी चैनल पे हमारे सैनिक के लोगों का सम्मान आपने नहीं बढ़ाया। आपने भी राहुल गांधी के भाषा बोलने का काम किया कि अब हिंदुस्तान की सेना मजबूत हुई है। द्विवेदी जी सबसे बड़ा झूठे हैं। आप भारत के ही नहीं लगा, आप भारत के ही नहीं है, हमको ये लगा भाई साहब। आप हिंदुस्तान के सैनिक का जो है सम्मान करना चाहिए। तोड़ जवाब दिया, 50 सैनिक 300 लोगों पर भारी पड़े, लेकिन आपने तो वही राहुल गांधी के बयान जो पाकिस्तान की भाषा और चीन की भाषा बोलते थे राहुल गांधी, वही भाषा आपने भी बोला। भाई ये राष्ट्रीय सुरक्षा पार्टी के अध्यक्ष जो है ये भारत की सेना का अपमान करने का कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। सेना के ऊपर सवाल करना बंद कीजिए और जो जनता देख रही है कि जो सैनिक जनता देख रही है, जनता देश की सरकार से सवाल पूरा परिवार राष्ट्रीय शिक्षा की हालत देखिए, जिसके पास पैसे वही पढ़ा सकता है। देख लीजिए आपकी सरकार शिक्षा बेरोजगार मैं इस टीवी चैनल के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ राष्ट्रीय इनको जी मैं रामानंद जी से जल्दी मिलेगी। भाई साहब मैं रामानंद जी से पूछना चाहता हूँ, सवाल तो आपसे ज्यादा किए जाने चाहिए। रामानंद जी हमें भी तो आप बोलने का तो आप मौका देते ही नहीं है। भारत में नहीं करा रहे क्या? भारत में जल्दी बीजेपी में बड़ा पद मिलने वाला है। अग्रल मलिक पूछ रहा हूँ भारत में आप नहीं करा रहे अपने बच्चों की शिक्षा को इतना दर्द लगा था, इतनी सारी चीजें हुई तो उनको जाना चाहिए था। आप भारत के सैनिक का सम्मान करना नहीं सीखा। आप भारत क्या लगा है आपको? भगवान देखिए भारतीय जनता पार्टी ने रोका या सरकार ने रोका या लोगों को साथ काम करने का काम करते हैं। आपको विकास दिखाई नहीं देता है। आप भारत के परिवार देश में जातियों में बांट दिए लोगों को दिखाई नहीं देता करेंगे। आज हम आवास दे रहे हैं, शौचालय दे रहे हैं, हम विकास कर रहे हैं, हम 23,000 से 25,000 किलोमीटर रोज सड़कें बना रहे हैं। आपको दिखाई नहीं देता है। पहले हिंदुस्तान में कुछ नहीं था। मैं वही पूछना चाहता हूँ, मैं वही कुछ नहीं था। आप अपने बच्चों की शिक्षा व्यवस्था कहाँ कर रहे हैं? मैं पूछ रहा हूँ, आप जवाब दीजिए। आप भी शिक्षा जो लिए होंगे ना कांग्रेस के समय का लिए होंगे, जो आज लंबी लंबी बात करते हैं। कांग्रेस की सरकार रही होगी तभी आप शिक्षा लिए होंगे। कांग्रेस का प्रवक्ता है राहुल गांधी जी, आपको जल्दी ही जो है करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा नहीं कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा नहीं कर रहे हैं, भारत तोड़ो यात्रा कर रहे हैं। आज जो सैनिक का सम्मान नहीं कर सकता वो भारत जोड़ो यात्रा क्या कर सकता है? हम पूछ लेते हैं राजेश द्विवेदी जी। अब जो है सबसे पहला हमने अग्रल मलिक जी से सवाल जो है पूछा था, अग्रल मलिक कि क्या वहाँ यात्रा में जाना चाहिए था या नहीं? अगर मुझे लगता है कि आपको किसी ने जब रोका नहीं था तो आप जा सकते थे और हमारे सैनिकों का हालचाल तो कम से कम पूछ ही सकते थे। बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी को जाना चाहिए था और राहुल गांधी की ये गलती है। राहुल गांधी देश की सेना के पक्ष में 2 शब्द भी नहीं बोलना चाहते। वो यदि बोलते हैं तो सेना के ऊपर प्रश्न खड़े करने का कार्य करते हैं, जो कि सही नहीं है। देश के खिलाफ बोलना बिल्कुल गलत है और भारत जोड़ो यात्रा जो वो कर रहे हैं, यदि भारत जोड़ो पहला तो प्रश्न मेरा उनसे यही है कि किस प्रकार से वो भारत को जोड़ना चाहते हैं।
उनके परिवार ने नेहरू जी का जब नेहरू जी की, लेकिन सवाल ये उठता है कि वो जब सरकार से सवाल करते हैं उस वक्त देश को तोड़ा गया। साथ ही मैं आपको बता दूं, किसने इनको अधिकार दिया है भारत अविरल साहब, बीच में मैं आपको एक सवाल और आपसे ले लेता हूँ। एक्चुअली जब आप ये कहते हैं कि 1962 वाला जो है भारत, तो आप सैनिकों पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहे क्या? जब वो सरकार से सवाल करते हैं तो उसमें सैनिकों का अपमान जो है आप बार बार कहते हैं, बहुत सारे सवालों पर जब कहा जाता है, और वो जब चाइना के मुद्दे पर आते हैं तो 1962 जो है वो बार बार बोल करके कि आप देश को या सेना को अपमानित बार बार नहीं कर रहे हैं। देश के अंदर ही अगर 1962 चिल्लाया जाएगा, क्योंकि सरकार तो लड़ने नहीं जाती है, सरकार तो लड़ने नहीं जाती है, लड़ने कौन जाता है? सेना लड़ने जाती है। सरकार चाहे आपकी हो, चाहे सरकार आपकी हो, चाहे सरकार कांग्रेस की हो, चाहे सरकार आपकी हो, सरकार कांग्रेस की हो, लेकिन सैनिक तो वही है, सेना तो हमारी। लेकिन क्या 1962 आप बार बार दोहरा करके अगर भाजपा नेता ये दोहराते हैं तो क्या दर्द सेना को नहीं होता होगा? क्या सेना सुनती होगी? क्या उसमें दर्द नहीं होता होगा कि हम 1962 आ रहे हैं? के लिए कुछ दिया ही नहीं था। उस वक्त जब नेहरू जी की सरकार 1962 में थी तो सेना को लड़ने के लिए कुछ दिया ही नहीं गया था। उन्हें खाने तक की व्यवस्था उनकी नहीं की गई थी। उनके पास कितने इक्विपमेंट थे, कितने हथियार उनके पास उस वक्त मौजूद थे, कितनी तोप थी, कितने टैंक थे, कितने अच्छी अत्याधुनिक राइफल। चलिए, लेकिन उसको बार बार दोहरा करके, बार बार कुरेद करके आप उन चीजों की भरपाई की आप बात करते हैं। मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ, अरे बार बार आप जब सवाल, लेकिन आप हारने की जब बात करते हैं, क्या गलत कार्य किए गए थे वो जनता के सामने, जनता की बात करती है, अपमान नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ, मैं ये समझता हूँ समाज की सेवा करने का कार्य यदि कर रहे हैं। जी, बार बार जब चीजें ये दोहराई जाती हैं कि 1962 में, जब बार बार 1962 आप याद दिलाते हैं तो सेना क्या सोचती नहीं होगी? तो उस समय लोग खाना नहीं, उस समय ये सोचते हैं कि हम हारे, क्या वो अपमान नहीं? उस वक्त जो आप सेना का अपमान करने की बात भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कह रहे हैं, तो मैं आपको केशव जी बता देता हूं, उस वक्त नेहरू जी की सरकार थी और नेहरू जी की सरकार के समय सेना को युद्ध के लिए कितने हथियार दिए गए थे आप ये भी पता करके बताइए। आपको भी मालूम होगा कि कितनी अत्याधुनिक राइफल चीन से युद्ध के लिए 1962 के युद्ध में सेना को सौंपी गई थी। सेना को कितनी राइफलें सौंपी गई थी आप बताइए। नेहरू जी ने क्या उस वक्त दिया था, क्या व्यवस्था की थी युद्ध के लिए? उस वक्त कोई व्यवस्था नहीं की गई थी किसी प्रकार से। उन्हें युद्ध में झोंक दिया गया था। मैं झोंक दिया गया शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उनके पास कोई हथियार नहीं मौजूद थे। एक राइफल दे दी जाती थी और 10-10, 20-20 सैनिक उससे लड़ते थे। जितने लोग शहीद होते थे उसके बाद उसी राइफल को दूसरा व्यक्ति उसी राइफल का प्रयोग करता था। इतनी कमी उस टाइम, इतनी शॉर्टेज हमारे देश में राइफल मतलब आपके कहने का मतलब ये है, आपके कहने का अर्थ ये है कि हमने, हमारी सेना जो है अगर वो हारी तो हार का कारण भूख थी। हार का कारण ये था कि उनको खाना नहीं समय से दिया गया, उनको युद्ध में ऐसे ही छोड़ दिया गया। वो हार का कारण आप बता रहे हैं। आप अल्टीमेट रीजन पर जाया कीजिए। अल्टीमेट ये कारण है, मुख्य कारण ये है कि नेहरू जी प्रधानमंत्री थे। हार का ये कारण था और कोई कारण नहीं था। कांग्रेस की सरकार थी, हार का ये कारण था और कोई सबसे ज्यादा सेना के बारे में गलत यही लोग कहते हैं। 1962 बार बार चिल्लाते हैं तो सेना की दोनों चीजों में समझता हूँ। सेना हमारी बहादुर थी, बहादुर है। संवैधानिक अधिकार को आप रामानुजी नहीं छीन सकते। हमें अधिकार है बोलने का। यू कैन नॉट स्नैच अवर राइट। लेकिन उस समय में तो कांग्रेस की सरकार थी। जब हम 1967 की बात करते हैं और हमने जब चाइना के साथ में जब युद्ध जीता, और वो भी एक नहीं 3 युद्ध जीते, उस समय भी तो कांग्रेस की सरकार थी। उस समय इंदिरा युग था, लेकिन उस समय जो है सरकार तो कांग्रेस की थी। जी, लेकिन कांग्रेस की सरकार लड़ने के लिए नहीं गई थी। और दूसरी बात यह है, हम कांग्रेस की बुराई भी हम इसमें नहीं कर रहे हैं। और हमने ये भी नहीं कहा कि इंदिरा गांधी थी इसलिए सेना मजबूत थी, हमने ये भी नहीं कहा। सेना ने खुद लड़ाई लड़ी है, लेकिन नेहरू जी जब प्रधानमंत्री थे उस वक्त सेना को अत्याधुनिक हथियार मुहैया कराए ही नहीं गए थे।
इसलिए भारत युद्ध हारा था और भारत को जबरदस्ती युद्ध में झोंका गया था। जबरदस्ती युद्ध में झोंका गया था। जब कोई आपसे लड़ने के लिए आएगा तो हम लड़ेंगे मरेंगे, जब एक ही नौबत अगर आ जाएगी तो हम लड़ेंगे या फिर जबरदस्ती हमें झोंका जाएगा। भारतीय सेना को ये कह देना उसका अपमान नहीं है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या जब बार बार 1962 में आप प्रश्न चिन्ह इतने खड़े करते हैं, लेकिन वही कांग्रेस सरकार है। आपको उत्तर प्रदान कर रहा हूँ। बिल्कुल, ये वही कांग्रेस सरकार है। जब आप कांग्रेस की बात करते हैं, इन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। ये वही कांग्रेस सरकार है जिसने तमाम चीजें की हैं। जी, उस वक्त 1962 की जो आप बात कर रहे हो, 1947 से 1962 तक, उस वक्त जो आप युद्ध की जो आपने बात की, उस वक्त तक प्रधानमंत्री एक ही था भारत का, पंडित जवाहरलाल नेहरू ही प्रधानमंत्री थे। 1947 से 1964 इसको भी आप बता दीजिए, भारत में 2 प्रधानमंत्री कब से बन गए? सर अब कितने प्रधानमंत्री है, अब कितने प्रधानमंत्री है ये भी तो बताइए। कई प्रधानमंत्री नहीं होते। जिस प्रकार से मजाक बनाने का कार्य कर रहे हैं वो आप बंद कीजिए, नॉन सीरियस पर्सन के रूप में बात कर कीजिए। जो मैं कह रहा हूँ उसको समझिए। कई पीरियड के लिए वही प्रधानमंत्री थे, कई पीरियड के लिए वही प्रधानमंत्री थे, 1947 से प्रधानमंत्री वही थे लगातार, यानी कि वही प्रधानमंत्री थे। और इसलिए सेना को मजबूती प्रदान करना, सेना यदि मजबूत नहीं हुई तो उनके दौर में नहीं हुई, उनके कार्य से नहीं हुई, और उनकी जवाबदेही थी, उनके द्वारा ही सेना को कमजोर रखा गया। वही इसके जिम्मेदार थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ही इसके लिए जिम्मेदार। भाई साहब सुनिए, आप लोगों का घर चला तो आप लोग नेहरू खानदान के प्रधानमंत्री जी गए थे, प्रधानमंत्री जाते हैं अलग कर दिया गया, दूसरी बॉर्डर पे गए थे इसलिए जीत गए थे। आप सुनने की सत्ता रखिए, सेना के नाम पे वोट मांगते हैं, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। ही होगा, देखिए सुनना ही होगा और सुनने की सत्ता पैदा कर लीजिए, क्योंकि झूठ बोलेंगे तो कौन सुनेगा? झूठी बात, बगैर तथ्यों के एक भी बात में झूठ बोलते हैं, बिल्कुल झूठ। जो आप नेहरू जी की बात कर रहे हैं, नेहरू जी के पक्ष में बोल रहे हैं, तो मैं आपको उत्तर दे देता हूँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के आप 62 का जिक्र समय भी समाप्त हो गया है। आज पहले की तरह अविरल मलिक जी समय डिबेट अविरल जी हमें हमारे सेना के टक्कर का विश्व का कोई सेना नहीं है। आप देखिए और अभी आप डिबेट हमारा देख रहे थे कि चीने पर आके कब लाल होंगे। हमारे तीनों साथियों ने जो हमारे सहभागी थे हमारे डिबेट में, जो आज के खास मेहमान थे, उन्होंने बहुत ही बेबाकी से सभी मुद्दों पर अपनी राय रखी। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए देश का तेजी से बढ़ता है ATV न्यूज़ चैनल। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।